स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स विद हरीश कुमार। और लास्ट टाइम जो चीज़ें हमने डिस्कस की थी वेव से, वो कंटिन्यूटी में हैं। हमने रिप्रेजेंटेशन की सिंपल सी एक्सप्लेनेशन की थी, डिटेल में नहीं की थी। डिटेल में आज हम जा रहे हैं कि वेव को किस तरह से हम एनालिटिकली उनको शो करेंगे या उनकी रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होगी, ठीक है ना। और जो पैरामीटर हैं किसी भी वेव के, वो भी हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, इसकी हम बात करेंगे। क्योंकि लास्ट टाइम थोड़ा बहुत हमने ओवरव्यू किया था, डिटेल में हम इतना नहीं गए थे, जो कि आज के लेक्चर में हम देखते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हम सबसे पहले देखेंगे प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की, ठीक है। इनकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन पे आते हैं, पर सबसे पहले हम प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की बात करना चाहते हैं। अच्छा, ज़रा देखें, मिसाल के तौर पे एक स्ट्रिंग है, ठीक है, एक स्ट्रिंग है। अच्छा, हमने क्या किया है, इस स्ट्रिंग को शेक किया है, यहाँ से पकड़ के हमने इसको शेक किया। अच्छा, जैसे आप शेक करेंगे ना, तो यूँ होता है कि इसमें पर्टिकुलरली वेव जनरेट होगी और ये इस तरह से आगे ट्रेवल करेगी। जो डिस्टर्बेंस है ना, वो इस तरह से आगे ट्रेवल करेगी, ठीक है। अच्छा, हम इनके रिप्रेजेंटेशन की अगर बात करें ना, तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं। जो पार्टिकल हैं, जो असल में एनर्जी को ट्रेवल कराते हैं, जिनको हम कहते हैं सोर्स पार्टिकल, उनका डिस्प्लेसमेंट जो कवर होता है अलोंग द वाई प्लेन होता है। और वो डिस्टर्बेंस आप सिंपली कह सकते हैं एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल से मुंतकिल होती है और आगे इस तरह से ट्रेवल होती है। अच्छा, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब उनकी पोजीशन, हर पार्टिकल की अपनी अपनी पोजीशन है, ना सिर्फ ये, पर हर किसी का अपना एक इंटरवल है, क्योंकि हर इंटरवल में हर पोजीशन पे मौजूद पार्टिकल मुख्तलिफ तरह से ऑसिलेट कर यहाँ पे करेगा ना, इस तरह से। चलें, मिसाल के तौर पे हम बात करते हैं वो पार्टिकल जो कि यहाँ पे मौजूद है, इस पार्टिकल की बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये वाला पार्टिकल जो है ना, इसकी हम बात करते हैं, जो कि ओरिजिन पे है, ठीक है। ओरिजिन पे जो पार्टिकल है, ऐसे समझ लें इसने थोड़ा बहुत डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। हम कुछ इस तरह से इसको लिखना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे जो पार्टिकल है, इसने थोड़ा बहुत डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। जनरली अगर लिखें ना, तो चलो हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं ना, ऐसे। अच्छा, ओरिजिन पे मौजूद पार्टिकल ने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, तकरीबन ऐसे समझ लें यहाँ से लेकर यहाँ तक किया है। जो सोर्स पार्टिकल आपका ओरिजिन पे मौजूद है, ये वो डिस्प्लेसमेंट है वाई जो इस पार्टिकल ने कवर किया। अच्छा, अब देखें ज़रा, ये वेव जो आप शो कर रहे हैं ना, ये वेव जो एनर्जी है या जो डिस्टर्बेंस है, वो मैथमेटिकली साइन वेव की तरह आप सिंपली कह सकते हैं कि आगे ट्रेवल होती है। एक साइनोसॉइडल फंक्शन हम यहाँ पे ले आना चाहते हैं, क्योंकि जनरली जब हम बात कर रहे थे ना, जनरली अगर देखा जाए तो किसी भी वेव को आप इस तरह से लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ a इंटू टी प्लस b इंटू एक्स। जो सिंपल रिप्रेजेंटेशन है ना किसी की, अच्छा, प्लस माइनस दोनों, क्योंकि देखना चाहते हैं कि वेव इज मूविंग टू द राइट और वेव इज मूविंग टू द लेफ्ट। अच्छा, अगर यहाँ पे ऐसे लिखो ए टी प्लस बी एक्स, इसका मतलब ये है कि वेव इज मूविंग टू द नेगेटिव प्लेन। लेकिन अगर आप यूँ लिखें ए टी माइनस बी एक्स, इसका मतलब है दैट वेव इज मूविंग टू द पॉजिटिव प्लेन। जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है वो आप इस तरह से लिखते थे, या जनरल रिप्रेजेंटेशन किसी भी वेव की ऐसी होती है। अब ज़रा देखें, हम यहाँ पे ये बात कर रहे थे, जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने कंपैरिजन भी की थी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में और वेव में बुनियादी फ़र्क यही है कि एसएचएम में आपका मेन डोमेन सिर्फ टाइम ही होता है, जबकि इन वेव देयर आर डायमेंशन, या जो डोमेन इनके बनते हैं ना, वो टाइम बनता है ना सिर्फ, पर साथ साथ हम सिंपली कह सकते हैं कि एक्स मतलब उसकी जो पोजीशन है वो भी होती है, ठीक है ना। दैट वाज द रीज़न कि एसएचएम वेव नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एसएचएम बेस्ड पार्टिकल मिलते हैं तो वो एनर्जी आगे ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो इसी तरह से यहाँ पे अगर देखी जाए ना बात, तो ये भी आप कह सकते हैं एक साइन वेव है जो आप इस तरह से शो करते हैं। अच्छा, हम कौन से पार्टिकल की बात करना चाहते हैं? वो पार्टिकल जो कि स्टार्ट में मौजूद है या वो पार्टिकल जो कि ओरिजिन पे मौजूद है, ठीक है ना। अच्छा, अभी आप सिंपली कह सकते हैं कि इसका एक्स वाला जो लोकेशन है ना, वो 0 है, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट दैट पार्टिकल विच इज एट एग्जैक्टली ओरिजिन। अच्छा, वेव कौन सी है? ये साइन वेव है। तो
मैथमेटिकली हम इसको कैसे डील करेंगे, जो पार्टिकल ओरिजिन पे है ना उसका डिस्प्लेसमेंट हम किस तरह से मैथमेटिकली शो करेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल हम कैसे लेते हैं। तो यहाँ पे ये होगा कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, जो फंक्शन है वो लेते हैं। अब ये कौन सा फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंपली साइन ओमेगा टी प्लस के या प्लस बी इंटू एक्स, जो बी एक्स है ना वो हम सिंपली लिखेंगे यहाँ पे 0, क्योंकि यहाँ पे x की लोकेशन या x पे आप बात नहीं कर रहे फिलहाल ना, तो हम x को 0 रखते हैं। अच्छा, प्लस समथिंग फाई वगैरह हम यहाँ पे देते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये जनरल एक कहानी है जिसमें हम फाई ओमेगा टी प्लस फाई कलेक्टिवली इसको हम बोलते हैं कि ये इसका फेज कहलाता है। अच्छा, फेज है क्या, इसको हम थोड़ी देर में डिस्कशन करते हैं। इस पूरी टर्म का यहाँ पे मतलब है क्या, या प्लस फाई या माइनस फाई का मतलब बुनियादी तौर पे है क्या, इसको हम देखना चाहते हैं। आगे इसकी डिस्क्रिप्शन भी होगी ना। ये वो एंगल है प्लस फाई जो ना, ये वो एंगल है जो कि ओरिजिन के विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन हम देखते हैं कि उसका एम्पलीट्यूड कितना है, ठीक है ना। अगर ये वेव यहाँ से शुरू हुई होती एग्जैक्टली एट ओरिजिन, तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि भाई यू कैन हैव 0, इनिशियल फेज इसका 0 है। अच्छा, अगर कोई और है, मिसाल के तौर पे अगर इस वेव को देखें ना ज़रा, देखें ये वाला जो वेव है ना वो ओरिजिन से थोड़ा पहले शुरू हुआ है ना, तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि इसका इनिशियल फेज कोई ना कोई है, मतलब ये कलेक्टिवली आप बोलेंगे इसका इनिशियल फेज। यूँ आप बोल सकते हैं कि विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन जो डिफरेंस ऑफ एंगल होता है स्टार्टिंग पोजीशन में किसी भी वेव का, जो कि इनिशियल फेज कहलाता है यहाँ पे ना, तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर आप सिंपली कह सकते हैं कि आपने एक इनिशियल फेज दिया है, तो मैं यहाँ पे इसको लिखूंगा प्लस फाई। अगर मेरी ये वेव एग्जैक्टली ओरिजिन से होती ना, तो सिंपली हम इसको लिख सकते थे y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, हम प्लस फाई नहीं लगाते, ठीक है। पर क्योंकि वेव को आपने थोड़ा सा पहले इमेजिन किया है, क्योंकि हम जनरल रिप्रेजेंटेशन की बात करना चाहते हैं, तो यहाँ पे अपने प्लस फाई की यहाँ पे बात की है, ठीक है। चलो ठीक है, अब देखिए ये पार्टिकल इस तरह से ऑसिलेट होते हैं, हर पार्टिकल इस तरह से ऑसिलेट होता है, तो यूँ आप सिंपली कह सकते हैं कि एनर्जी आगे ट्रेवल होती है। अच्छा, मिसाल के तौर पे जो आपका मेन पार्टिकल यहाँ पे है एट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ y, इसी के इक्विवेलेंट और कौन से डिस्प्लेसमेंट हो सकते हैं, मतलब यहाँ पे अगर बात की जाए तो इसके इक्विवेलेंट और कौन से डिस्प्लेसमेंट हो सकते हैं, तो बड़ी सादी सी बात है, यहाँ तक आप सिंपली ये सारे पार्टिकल, मतलब यहाँ इस डिस्प्लेसमेंट पे जो भी पार्टिकल मौजूद होंगे दे आर से टू बी एट द सेम पोजीशन। चलो ठीक है, हम एक जनरल बात करते हैं। इस पूरे प्लेन में एग्जैक्टली इसी तरह से हम कहना ये चाहते हैं कि भाई यहाँ पे एक पार्टिकल लेते हैं, पार्टिकल P, जो कि एग्जैक्टली एट द सेम लोकेशन है, एट द सेम डिस्प्लेसमेंट y है, ठीक है। अच्छा, इस पार्टिकल P का लाजमी नहीं है यही लेने हैं, आप इस तरह से कोई और भी ले सकते थे, लेकिन हम बात ये करना चाहते हैं कि जो आपका सोर्स पार्टिकल यहाँ पे ओरिजिन है ना, यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट इसका था, क्या उसी डिस्प्लेसमेंट पे कोई और पार्टिकल है या नहीं, तो हम बात करेंगे भाई बिल्कुल नहीं। देखें ज़रा, ये वाला पार्टिकल भी है, अच्छा ये वाला पार्टिकल है, पर हम उन पार्टिकल की बात करना चाहते हैं जो कि इन फेज हैं। अच्छा, इन फेज में छोटा सा यहाँ पे बता देता हूँ, आगे इनका डिटेल है। इन फेज का मतलब ये कि एट द डिफरेंस ऑफ वन साइकिल, मतलब एक कंप्लीट साइकिल पे। अगर मैं इसकी बात करूँ ना, तो देखें ये कंप्लीट साइकिल नहीं है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो आप सिंपली कह सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप सिंपली कह सकते हैं कि एक साइकिल है। तो मैं उस पार्टिकल की बात करना चाहता हूँ जो अपने आप को रिपीट करता है ना, मतलब रिपीटेशन ऑफ द सेम डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे हो रही है, हम ये देखना चाहते हैं। तो हमने बोला कि भाई पार्टिकल P वाली जगह पे रिपीटेशन ऑफ द सेम डिस्प्लेसमेंट हो रही है। अच्छा, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाहिर सी बात है कोई ना कोई आप सिंपली कह सकते हैं कि x पोजीशन भी होगी, क्योंकि ये वाला जो पार्टिकल है ना वो उसी पोजीशन पे नहीं है जो पार्टिकल आपने ओरिजिन पे लिया था। ये पार्टिकल कोई और है, पर ये है कि रिपीटेशन ऑफ द सेम डिस्प्लेसमेंट हो रही है, मतलब साइकिल आपका हो रहा है ना। तो रिपीट वेव किस तरह से करती है, उसका जो डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का रिपीट होता है वो किस तरह से होता है, हम इसकी बात करना चाहते हैं ना। अच्छा, अब ज़रा देखें यहाँ पे
एक कंप्लीट साइकिल पे पोजीशन जो है इस पार्टिकल की विथ रिस्पेक्ट टू ओ, पार्टिकल ओ, आप कह सकते हैं एक्स है। अच्छा, श्योरली वेव इज मूविंग टू द राइट, ये भी ध्यान में रखें कि वेव राइट प्लेन पे जा रही है। वेव आप कह सकते हैं कहाँ पे जा रही है? राइट प्लेन पे जा रही है, आगे की तरफ जा रही है ना। अच्छा भाई बात सुनो, कितने टाइम के बाद है? अगर ये पूछा जाए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना टाइम लगेगा जब वही डिस्प्लेसमेंट रिपीट होगा, तो बड़ी सादी सी बात है, टाइम की डेफिनेशन जो है ना उसमें, टाइम इज सिंपली यू कैन से कि एस अपॉन वी, जो सिंपल डिस्प्लेसमेंट है वो डिवाइडेड बाय सिंपल वेलोसिटी, क्योंकि बाय डेफिनेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऐसे होता है ना, v इज इक्वल टू एस अपॉन टी, टी ले आए इधर तो ये बनेगा क्रॉस रिप्लेसमेंट हम जो करते हैं ना, जो बनेगा। अब जरा देखें कितने टाइम के बाद ये वही आपका डिस्प्लेसमेंट रिपीट हो रहा है, क्योंकि वेव में एक दूसरे को पार्टिकल अपना डिस्प्लेसमेंट रिपीट करा देना, कितने टाइम के बाद ये रिपीट हो रहा है? तो बड़ी सादी सी बात है, जो डिस्प्लेसमेंट है x, आप उसको ले जाएं या आप उसको डिवाइड करें किसके साथ? स्पीड ऑफ द वेव की, मतलब एट द टाइम ऑफ t इज इक्वल टू एक्स अपॉन वी, आप सिंपली कह सकते हैं कि वही पार्टिकल यहाँ पे रिपीट हो रहा है। चलो अब मैं ये कह सकता हूँ कि पार्टिकल p का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, What would be the displacement of particle P? P वाली जगह पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा? आप सिंपली कह सकते हैं P वाली पोजीशन पे जो डिस्प्लेसमेंट है इन एनी टाइम T, मतलब एक टाइम के बाद आप P पार्टिकल वाला डिस्प्लेसमेंट अगर देखना चाहें तो किसके बराबर होगा? एग्जैक्टली उसके बराबर होगा जो कि ओरिजिन पे था, पर उसी टाइम पे नहीं, कुछ टाइम पहले। कितना टाइम पहले? आप सिंपली कह सकते हैं जो जनरल आपने इनिशियल इंस्टेंट या जो जनरल आप इंस्टेंट लेते हो t, वो उसमें से माइनस करें वो टाइम जो कि यहाँ पे आप एक साइकिल का लेते हो x अपॉन वी। मैं दोबारा से रिपीट करूंगा, देखें जरा। अच्छा, t एक साइमल्टेनियस या एक टाइम है ना, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि t इज इक्वल टू 2 सेकंड, t इज इक्वल टू 3 सेकंड या t इज इक्वल टू 5 सेकंड वगैरह जो भी। अच्छा बात सुने, एक पर्टिकुलर टाइम पे ये डिस्प्लेसमेंट था, यही डिस्प्लेसमेंट आप सिंपली कह सकते हैं पार्टिकल p का भी है ना। अच्छा, क्या इनकी पोजीशन सेम है? बिल्कुल भी नहीं सेम है, ये अलग पोजीशन पे है x पे, वो अलग पे है, ऐसे समझ लें आप, ओरिजिन पे इस तरह से ना। अच्छा, तो क्या इनका जो ऑसिलेशन है, क्या इस तरह से डिस्प्लेसमेंट का जो ऑसिलेशन है वो एग्जैक्टली टू द सेम डिस्प्लेसमेंट है? बिल्कुल आप कह सकते हैं सेम है। तो देखें डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल p इन एनी टाइम t वो बराबर किसके होगा? आप ओरिजिन के डिस्प्लेसमेंट के बराबर ले सकते हैं। अच्छा, ओरिजिन वाला जो पार्टिकल है ना वो इस p पोजीशन पे है या p से आगे, p से पीछे है? भाई p से पीछे है। अच्छा, कितना इंटरवल पीछे है? क्योंकि अब देखें ना वेव आगे की तरफ जा रही है ना, अब कितना इंटरवल पहले वो था, कितने टाइम से पहले वो था? आप सिंपली बात कर सकते हैं जो t आपका इनिशियल इंस्टेंट था ना t, उससे थोड़ा बहुत पहले, कितना थोड़ा बहुत पहले? x अपॉन v टाइम पहले। दूसरी माने में मैं दोबारा समझाता हूँ, मिसाल की तौर पे t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे हमने ओरिजिन की बात की थी ना। अच्छा, आगे वाला जो टाइम है वो था 0.5 सेकंड, मतलब जो आपने पार्टिकल p लिया है वो 2 + 0.5 सेकंड वाला आप सिंपली कह सकते हैं पार्टिकल। अच्छा, अब उस पार्टिकल की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t ओरिजिन वाले से कैसे है? तो 2.5 की हम बात थोड़ी करेंगे, हम ये बात करेंगे कि टोटल जो डिफरेंस है ना वो कितना है। 2.5 जो भी है आपका अभी वाला इंस्टेंट, उसमें से वो माइनस करें जो आपको मिल जाए। तो यूँ आप सिंपली कह सकते हैं कि t माइनस एक्स अपॉन वी। ये x अपॉन वी क्या है? वो इंटरवल है जिस इंटरवल पे आप पार्टिकल p की बात कर रहे हैं। अब जरा देखें जो मेन रिप्रेजेंटेशन है ना पार्टिकल p की क्या होगी, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? बड़ी सादी सी बात है, जो ओरिजिन पे पार्टिकल था, जो ओरिजिन पे बिहेवियर था वेव का, उसकी जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसमें जहाँ पे भी t है ना वहाँ पे t की जगह आप ये एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो यूँ आप लिख सकते हैं साइन आपका वही है। अब देखें ज़रा इधर यहाँ पे इसको देखेंगे ना। अच्छा, ओमेगा आपका वही है। अच्छा, t की जगह हमने क्या लिखना है, क्योंकि अभी वो टाइम नहीं है,
हम आगे वाले टाइम की बात करें ना, अच्छा आगे वाला जो टाइम है वो प्रीवियस टाइम की कंपैरिजन में कितना है या किस तरह से रिलेटेड है, आप बात करेंगे t माइनस एक्स अपॉन वी, आप यूँ लिखेंगे। बाकी प्लस फाइव वो आपका वही है इस तरह से। अच्छा आप ज़रा देखें, इफ़ यू गो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन फर्दर, ओमेगा इंटू टी आगे ले आएँ, इट वुड बी ओमेगा टी। अच्छा ओमेगा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा इंटू एक्स आपका वही मिला, डिवाइडेड बाय जो v है आपका एग्जैक्टली इसी तरह से वही मिला। अच्छा प्लस फाइव, ये जो प्लस फाइव है उसको आप एज इट इज रहने दें, ठीक है ना, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब ज़रा एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन थोड़ा देखेंगे इधर, लिसन, एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन आप देते हैं ना, ओमेगा का सिंपल कॉन्सेप्ट है 2 पाई ओवर टी, एंगुलर स्पीड कैन बी मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेड बाय मींस ऑफ 2 पाई ओवर टी। अच्छा इसी तरह से स्पीड आप किस तरह से लिखते हैं, v इज इक्वल टू, या वेलोसिटी की रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो हम वेलोसिटी को किस तरह से लिखते हैं, वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन दिस वे कि लैम्डा इनटू f लिखें, या वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा ओवर t, आप यूँ भी लिख सकते हैं। अच्छा अब आपने पता क्या करना है, इस इक्वेशन में ये सिंप्लीफिकेशन लिखें, इसको सिंप्लीफाई करें, ओमेगा टी आपका वही है। अच्छा ओमेगा की जगह आपने क्या रखना है, 2 पाई ओवर टी, ये ओमेगा की जगह, एक्स आपका वही है डिवाइडेड बाय, वेलोसिटी की जगह क्या रखना है आपको, लैम्डा ओवर टी। अच्छा अपॉन वाला टी ये हो जाएगा कैंसिल, बचेगा क्या बाकी, यहाँ पे वो लिखो y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस 2 पाई, यहाँ पे बचा, अपॉन लैम्डा वही बचा, इनटू एक्स वही है, और जो प्लस फाइव है ना वो तो आप शुरू से ले रहे हैं, प्लस फाइव आपका एग्जैक्टली इसी तरह से वही है। ये वाली इक्वेशन आप यूं भी लिख सकते हैं, ये जो एक्सप्रेशन है ना इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ज़रा देखें कि अगर यहाँ पे 2 पाई अपॉन लैम्डा अगर मैं इस तरह से लिखूँ कि y इज इक्वल टू साइन आपका वही है ओमेगा टी माइनस एम। अब पता क्या करते हैं हम, ये जो 2 पाई अपॉन लैम्डा मिसाल की तौर पे हम देखते हैं, हम ये समझते हैं कि समझो कि ये एक कांस्टेंट है, क्योंकि 2 पाई भी कांस्टेंट है, जो वेवलेंथ ऑफ द वेव होगी वो भी कांस्टेंट होगी, तो 2 पाई अपॉन के फॉर एग्जांपल हम समझते हैं कि दिस इज इक्वल टू एनी के, कांस्टेंट के या जो भी है आप इस तरह से लिखो। तो फिर ये फार्मूला आप किस तरह से लिखेंगे, ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखेंगे और प्लस फाइव आप यूँ लिखें। तो देखिए ये एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन किसी भी प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की होती है, किसी भी प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की जो जनरल एक्सप्रेशन है ना वो ये है, ठीक है। अब जरा देखें इसमें है क्या पता है, अगर यही वेव इफ सेम, ये इसके लिए हम ये लिखेंगे कि इट इज एक्सप्रेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव मूविंग टू द राइट, अगर राइट पे जा रही है ना इस तरह से तो हम ये लिखेंगे। अच्छा एक बात ये, इसी में अगर ऐसा होता कि इफ वेव ट्रेवल्स टू द लेफ्ट, अगर ये वेव लेफ्ट में जा रही होती, कहाँ से, जो आपने सोर्स पार्टिकल इनिशियली लिया था ना वहाँ से लेफ्ट में अगर जा रही होती तो फिर हम इसको किस तरह से लिख सकते थे, या फिर हम इसको किस तरह से लिखेंगे, यही वाला फार्मूला या यही वाली एक्सप्रेशन आप लिख सकते हैं, साइन आपका वही है, ओमेगा टी आपका वही है, माइनस की जगह हम लिखेंगे फिर प्लस के एक्स आपका वही है, और प्लस फाइव आप इस तरह से एज इट इज दे दें। तो हम सिंपली बात कर सकते हैं कि इफ वेव इज मूविंग टू द राइट विथ सर्टेन फेज तो फिर हम यूँ लिखेंगे, इफ वेव इज मूविंग टू द लेफ्ट इन दिस वे तो फिर हम इसकी रिप्रेजेंटेशन जो ऊपर राइट में जो आपने ऊपर लिखी है वो और लेफ्ट में जा रही है ना तो हम इस तरह से लिखेंगे। अच्छा एक और चीज़ इसमें जो अहम है वो भी देखेंगे ना आप, कि वेव का एम्पलीट्यूड आपने ज़रूर डिफाइन करना होता है। ज़रा देखें दोबारा से इधर। अच्छा किसी भी वेव का अपना मैक्सिमम एम्पलीट्यूड भी तो होता है ना भाई, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड भी होता है शुरू से लेकर आखिर तक। ये समझें कि एम्पलीट्यूड इसका प्लस ए है और जो नेगेटिव एम्पलीट्यूड है वो माइनस ए है।
अगर ऐसा है ना तो जो भी आपने एक्सप्रेशंस ऑफ द वेव लिखी थी ना वहाँ पे अपने एम्पलीट्यूड को भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा। लाइक यहाँ पे देखें तो रिप्रेजेंटेशन में ऐसे है, अच्छा इस तरह से लिखें रिप्रेजेंटेशन में ऐसे आएगा, यहाँ पे भी ये आएगा, हर जगह पे आपने जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेव है ना वहाँ पे एम्पलीट्यूड भी लिखना पड़ेगा। यू कैन गो थ्रू इन दिस वे, आप इस तरह से ये शो कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा तो रिप्रेजेंटेशन जो वेव की हम देखते हैं ना मैथमेटिकली वो हम इस तरह से देते हैं। अच्छा इसको तरह देखें, जो जनरल रिप्रेजेंटेशन थी उसको हम इस एक्सप्रेशन में वेरीफाई करना चाहते हैं। देखें ज़रा, हमने ये कहा कि a इंटू टी प्लस बी एक्स, इसमें पता है क्या है, t के आगे जो होगा वो a है ना। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि t के आगे जो भी है वो क्या है, ओमेगा, तो a इज इक्वल टू ओमेगा आप कह सकते हैं मैथमेटिकली। अच्छा x का जो कोएफिशिएंट है वो भी एक कांस्टेंट है, जो x के आगे है, मतलब x का कोएफिशिएंट अगर देखें इस एक्सप्रेशन में या उसमें तो दैट इज इक्वल टू k, ठीक है ना। तो यूं आप सिंपली कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू ओमेगा और b इज इक्वल टू k, ठीक है ना। अच्छा एक बात ये, दूसरी बात ये कि यहाँ पे मैंने जनरल लिखा है फंक्शन। अब इस फंक्शन में कोई भी हो सकता है, जैसा कि हमने बात की साइन की ना, n मुमकिन है, यहाँ पे कॉस भी हो सकता है, ये वेव आपकी कोसाइन की तरह भी हो सकती है। तो कुछ भी नहीं करना आपने, सिर्फ यहाँ पे साइन की जगह कॉस लिखना है। बाकी इफ कोसाइन बिहेवियर, कोसाइन डिस्टर्बेंस मूविंग टू द राइट, तो आप ये मैथमेटिकली फार्मूला लिखेंगे। इफ कोसाइन डिस्टर्बेंस मूविंग टू द लेफ्ट, तो फिर आप इस तरह से ये लिखेंगे। अच्छा इफ इनिशियल फेज इज जीरो, एक और बात, इफ इनिशियल फेज इज जीरो इसका मतलब क्या है, अभी मैंने क्या किया इधर देखें जरा, जो वेव है ना वो हमने एग्जैक्टली ओरिजिन से शुरू नहीं की। देखें ज़रा, हमने वेव इनिशियली एट ओरिजिन स्टार्ट नहीं की, ये थोड़ा ओरिजिन से पहले थी। कितना पहले थी, किसी न किसी एंगल पे थी। मतलब जैसे होता है ना, वन साइकिल के लिए आपको 360 चाहिए होते हैं, तो एन मुमकिन है ये 30 डिग्री पहले थी या 40 डिग्री पहले थी या 45 डिग्री पहले थी, जो भी थी 40 सो अगर ये ऐसे होता ना तो हम यहाँ पे इस तरह लिखते। लेकिन अगर वेव ओरिजिन से स्टार्ट होती ना, ये वाली वेव ओरिजिन से स्टार्ट होकर राइट में जा रही है अगर ऐसे, तो इसको हम किस तरह से मूव करेंगे या इसको हम किस तरह से लिखेंगे, दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन दिस वे। इनके जो पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल की पोजीशन, ये वाला पार्टिकल ना, किसी भी पार्टिकल की पोजीशन आप फिर कैसे लिखेंगे बताएं। तो हम इसकी यहाँ पे बात ये करेंगे, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स। इसमें इनिशियल फेज हम जीरो रखेंगे, इसको बोलते हैं इनिशियल फेज। ये जो प्लस फाई है ना, ये आपका क्या कहलाता है, दैट इज व्हाट यू से के इनिशियल फेज। तो इनिशियल फेज अगर जीरो है तो यहाँ पे आपने प्लस जीरो या माइनस जीरो जो भी है व्हाटएवर सो वो आपने नहीं लिखना। अच्छा यही वेव अगर इस तरह से आप लिखते लेफ्ट में जा रही है तो फिर हम कैसे लिखते थे, इफ द सेम वेव इज मूविंग टू द लेफ्ट इन दिस वे, इस तरह से जा रही है। यही एक्सप्रेशन आप यूं भी लिख सकते हैं फिर, y इज इक्वल टू साइन ओमेगा t प्लस के एक्स, ठीक है। इफ वेव इज मूविंग टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन, लेफ्ट ऑफ द प्लेन, तो यूं लिखेंगे। इफ द वेव इज मूविंग टू द राइट ऑफ द प्लेन, तो हम इस तरह से लिखेंगे। तो देखें भाई, जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वेव की हमने ड्राइव की है ना, वो पता है कैसे की, हमने ओरिजिन पे जो सोर्स पार्टिकल था उसकी कंपैरिजन की एक पर्टिकुलर साइकिल पे किसी और की। अब बात ये कि भाई एक साइकिल क्यों लिया, क्योंकि एक साइकिल के बाद वेव अपने आप को रिपीट करती है। तो डेफिनेटली यू नीड टू ड्राइव योर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर वन साइकिल या फॉर टू साइकिल या फॉर थ्री साइकिल, क्योंकि एट एवरी लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा एंड सो ऑन, वेव अपने आप को रिपीट करती है। तो यूं हम बात जो करते हैं ना, वो उस पार्टिकल की बात करते हैं जो कि एट द डिस्टेंस ऑफ वन साइकिल होता है, ठीक है। अच्छा पहली बात ये। दूसरी बात ये कि इस एक्सप्रेशन में या इस एक्सप्रेशन को देखकर वेलोसिटी हम कैसे ड्राइव करेंगे, स्पीड ऑफ द वेव हम कैसे लिखेंगे, जरा इधर देखें। स्पीड ऑफ वेव क्या होगी, व्हाट इज द जनरल एक्सप्रेशन ऑफ स्पीड ऑफ वेव। तो भाई देखें, जो जनरल फार्मूला है ना
उसमें मैं आपको बता देता हूँ, इधर देखें ज़रा। अच्छा, जनरल फार्मूला में स्पीड ऑफ द वेव लिखने का बड़ा सिंपल तरीक़ेकार यहाँ पे ये है कि द रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ टी टू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज कॉल्ड एज स्पीड। क्या मतलब, जो t के आगे जो भी है ना, इसको आप डिवाइड करें x के आगे जो भी है, इस रेशियो को हम बोलते हैं यहाँ पे स्पीड। मतलब इसी एक्सप्रेशन में या इस एक्सप्रेशन में या किसी भी एक्सप्रेशन में स्पीड का जो मतलब है ना वो इस तरह से ये है। दोबारा देखें इधर, द रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ t का कोएफिशिएंट t के आगे क्या है, ओमेगा है ना, तो आप यहाँ पे ओमेगा ले लें, ये आपका ओमेगा सिंपली। अच्छा, किसके साथ हम ये जो रेशियो लेंगे ना वो किसके साथ लेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू रेशियो ऑफ x का जो कोएफिशिएंट उसके साथ ओमेगा अपॉन के। तो यूं हम सिंपली कह सकते हैं कि जो स्पीड है ना वेव की हुई होगी। अच्छा, डायमेंशनली अगर वेरीफाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अगर इसकी डायमेंशनल वेरिफिकेशन पे आएँ तो यू कैन गो थ्रू, बड़ी सिंपल सी बात है भाई, देखो। अच्छा, ओमेगा का सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है, ओमेगा को हम किस तरह से लिखते हैं, दैट इज अ सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2 पाई अपॉन टी। ठीक है भाई, के किस तरह लिखते हैं, दैट वुड बी 2 पाई अपॉन लेमडा, ये 2 पाई कैंसिल होगा। अच्छा, लेमडा आपका जाएगा न्यूमरेटर में, तो यूं आप लिख सकते हैं लेमडा ओवर टी। अच्छा, लेमडा ओवर टी डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड होती है ना। तो देखें भाई, डायमेंशनली ये चीज़ वेरीफाइड है। पर ये आपने डायरेक्ट कैसे लिखा, मतलब हाउ यू नो कि कोएफिशिएंट ऑफ टी डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, आप कैसे लिख सकते हैं या आप कैसे कह सकते हैं कि इस तरह से होगा। तो थोड़ा सा हम इसको मैथमेटिकली प्रूफ करते हैं कि वाकई में ये होगा या नहीं होगा, और किस तरह से हम इसको लेते हैं ना। तो दोबारा इधर देखेंगे ये चीज़, इधर देखें। अच्छा, स्पीड ऑफ द वेव, फिर हम इसके कुछ एमसीक्यूज भी करते हैं। स्पीड ऑफ वेव को हम कैसे लिखेंगे, ज़रा इधर देखें। इफ वेव इज मूविंग टू द राइट, तो हमने अभी ये लिखा कि उसका डिस्प्लेसमेंट जो होता है किसी भी पार्टिकल p का, वो कैसे था, a आपका वही है, साइन आपका वही है, ओमेगा t माइनस के एक्स। क्योंकि मैं इनिशियल फेज 0 की बात करता हूँ, इसका मतलब ये हुआ मेरी जो वेव है वो ऐसे समझ लें ओरिजिन से शुरू हो रही है और ओरिजिन से राइट में जा रही है। अच्छा, करना क्या है, आपको स्पीड लेनी है। ये इक्वेशन किसकी है, डिस्प्लेसमेंट की है। डिस्प्लेसमेंट को हम क्या करें कि हमें स्पीड मिले, या डिस्टेंस को हम क्या करें कि हमें स्पीड मिले, इसका रेट ऑफ चेंज करो, इसका डेरिवेटिव निकालें, आपको पता चल जाएगा। तो हम ये करेंगे कि यहाँ पे इसका डेरिवेटिव निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी। पर एक चीज़ और, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, फिर हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ज़रा देखें, ये वाला आपका सिंपली a है ना, वो आप लेफ्ट पे ले जाएं और फिर साइन इन्वर्स करें इस तरह से, या फिर आप इस तरह से लें। पहली बात ये इस तरह से हो सकता है कि पहले आप इसको सिंप्लीफाई करें, a अपॉन में आए, यहाँ पे आएगा, साइन इन्वर्स लेके आएँ आप इस तरह से, उसके बाद आप इसकी बात करें। पॉसिबिलिटी एक ये है ना। अच्छा, जो दूसरी चीज़ है ना वो ये कि डायरेक्टली आप इसका डेरिवेटिव निकालें, फिर भी सही है, आप इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव निकालें, इस तरह से भी हो सकता है। तो दोनों चीज़ें आपके हाथ में हैं। लेकिन ज़रा इधर देखें। अच्छा, a मल्टीप्लाई हो रहा है ना इधर, आप यहाँ पे ले आएँ, ये आपका बनेगा y अपॉन a इज इक्वल टू साइन ओमेगा t माइनस के एक्स, यूँ, ठीक है। अच्छा, अब देखें ज़रा, साइन यहाँ पे ले आएँ तो ये बनेगा साइन इनवर्स y अपॉन a, वही मिला, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे क्या बना, ओमेगा टी माइनस के एक्स बना, ठीक है। ये एक सिंपल सी बात, या ये आपका एक सिंपल कॉन्सेप्ट इस तरह से इसका बना। अच्छा, अब देखिए ज़रा, वाली जो एक्सप्रेशन है ना, इस एक्सप्रेशन में आप डिस्प्लेसमेंट को अलग से लिखें, या डिस्प्लेसमेंट को आप अलग से लिखें ना इस तरह से, क्योंकि जो स्पीड की डेफिनेशन है वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट मतलब के एक्स है ना, आप के एक्स को एक साइड पे ले आओ, ये रहा आपका के एक्स, ठीक है। अच्छा, बाकी जो चीज़ें हैं उनको आप राइट हैंड साइड पे ले जाएं इस तरह से। ओमेगा टी आपका वही था जो पहले था। अच्छा, साइन इनवर्स वाला जो पैरामीटर है वहाँ पे ले आएँ, ये बनेगा साइन इनवर्स आपका माइनस में इस तरह से। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, इसका डेरिवेटिव निकालें। अच्छा, डेरिवेटिव मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी, आप इसको टाइम टी से इसका रेट ऑफ चेंज करो।
कुछ दिन पहले आपको ये मैंने बताया था, डेरिवेटिव आपका रेट ऑफ चेंज भी शो करता है, आपका टेंजेंट भी शो करता है इस तरह से। तो बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह से यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसका रेट ऑफ चेंज डिफरेंशिएट करना है आपको विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज स्पीड। तो यहाँ पे देखें ज़रा, डी अपॉन डी टी के एक्स का भी आएगा, डी अपॉन डी टी इस पूरी एक्सप्रेशन का भी आएगा, ठीक है ना, ये सारी एक्सप्रेशन। अब ज़रा देखें कि आपका वही है। अच्छा, डी अपॉन डी टी एक्स मतलब डी एक्स अपॉन डी टी वही बना। अच्छा, ओमेगा टी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी, खाली ओमेगा होगा ना, तो आप यहाँ पे ओमेगा लिखें। अच्छा, इसका डेरिवेटिव जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि इसमें जो डोमेन टी है ना वो आपका है नहीं, तो ये एक कांस्टेंट हम समझेंगे, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, तो आप इसको छोड़ दो सिंपली। अच्छा, आप देखें जरा, k इंटू नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, स्पीड होता है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट आपकी वेलोसिटी बनती है, तो यूं आप इसको लिख सकते हैं, ये इसकी v है, बाकी ओमेगा एज इट इज वही रहा। इट मीन्स के आपको स्पीड ऑफ वेव मिली ओमेगा ओवर k। ओमेगा क्या है? आप कह सकते हैं ओमेगा इज द कोएफिशिएंट ऑफ टाइम टी। के क्या है? के इज द कोएफिशिएंट ऑफ वी जनरली कैन से एक्स। तो आप दोबारा से लिख सकते थे ना इस तरह, जो मैंने बात की आपको कि द रेशियो ऑफ टू कोएफिशिएंट इज कॉल्ड एज स्पीड। तो स्पीड ऑफ द वेव हम इस तरह से लिखेंगे। तो ये एक छोटी या सिंपल सी रिप्रेजेंटेशन है किसी भी प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की। अगर वेव ओरिजिन पे है, ठीक है, इनिशियल फेज जीरो, ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, ये बात थी। अगर वेव ओरिजिन से पहले या ओरिजिन से बाद है तो हम कैसे लिखेंगे, +5 हम लिख देंगे, ये बात ध्यान में रखो, ठीक है ना। राइट पे जा रही है तो क्या होता था, लेफ्ट पे जा रही है तो किस तरह से होता था, और इसकी स्पीड हम किस तरह से मालूम करेंगे, ये सारा कुछ। तो दैट इज द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ द प्लेन प्रोग्रेसिव वेव और उनकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है। अच्छा, के आपका यहाँ पे प्रोपेगेशन कांस्टेंट भी समझा जाता है। इस के का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आगे जो कि लेक्चर्स में हम शामिल करेंगे, वो मैंने एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे दी आपको कि के बराबर होता है आपका 2π/λ। इस तरह से एक कांस्टेंट था, प्रोपेगेशन कांस्टेंट भी हम इसको कहते हैं। हम इसको इवन वेव नंबर भी ले लेते हैं ना, दिस वन इज आल्सो रिफर्ड एज वेव नंबर ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, आप यूँ भी इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये है एक छोटी सी कहानी या सिंपल कॉन्सेप्ट इसका किसी भी पर्टिकुलर वेव का। अब इसको थोड़ा मैथमेटिकली या इसका एक न्यूमेरिकल हम करके इसको मजीद देखते हैं। तो इधर देखें, आऊँ। जैसे हमने प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की मैथमेटिकल डेरिवेशन की ना, अब इसका एक न्यूमेरिकल हम लेते हैं। इस तरह देखें ज़रा। अच्छा, ये है एक वेव, ये एक वेव है जो कि मैथमेटिकली आपने इस तरह से एक्सप्रेस की है, 50 × cos 2πt - 2x + π/6, ये सारा कुछ। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला यहाँ पे कि यहाँ पे आपका जो फंक्शन है ना वो साइन या कोसाइन जो भी हो सकता है, आप उसको इस हिसाब से डील करेंगे ना। ये जनरली रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है उससे कंपेयर करें। जनरली रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, y = a, cos आपका वही है ओमेगा t - kx + phi। जो जनरल रिप्रेजेंटेशन किसी भी प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की आप लिखते हैं इस तरह से होता है ना। अब बताए आपने क्या करना है, जो आपको एक्सप्रेशन दी गई है ना, आप कंपेयर करें विथ रिस्पेक्ट टू जनरल रिप्रेजेंटेशन। तो ज़रा देखो इधर, सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि पैरामीटर इसके कौन कौन से आपसे पूछे गए। तो देखें इधर, सबसे पहले आपकी गई यहाँ पे बात की गई भाई व्हाट वुड बी द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होगा किसी भी पर्टिकुलर वेव का, वेव की स्पीड क्या होगी इस तरह से, वेव की फ्रीक्वेंसी हम किस तरह से लेंगे, और वेव का इनिशियल फेज हम किस तरह से लेंगे, ठीक है ना। अच्छा, तो सबसे पहले हम आते हैं एम्पलीट्यूड की। एम्पलीट्यूड पता है किसको हम कहते हैं, जो किसी भी यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेव है ना, जो बिहेवियर ऑफ द वेव है या बिहेवियर ऑफ द डिस्टर्बेंस है, उसके आगे आपका जो भी यहाँ पे जो भी आपका कोएफिशिएंट होगा ना, ये कोएफिशिएंट कहलाता है इस वेव का एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड हम इसको बात करेंगे, एम्पलीट्यूड इसका ये है, ठीक है। अब देखें जरा, इस पूरी एक्सप्रेशन के आगे या पूरी एक्सप्रेशन से पहले जो आपको वैल्यू गिवन है वो कितना है, दैट इज द 50। तो यूँ आप कह सकते हैं कि एम्पलीट्यूड ऑफ द गिवन वेव इज से टू बी 50। तो सॉल्यूशन में एम्पलीट्यूड आपको सिंपल डायरेक्टली इस तरह से मिल गया,
क्योंकि एम्पलीट्यूड का मतलब ये होता है कि ये जो गिवन एक्सप्रेशन है इसका जो कोएफिशिएंट बनता है इस तरह से ये, ठीक है। तो ये हो गया आपको। अच्छा, दूसरी चीज़ स्पीड क्या होगी। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि भाई स्पीड ऑफ वेव का मतलब ये होता है कि टाइम का जो कोएफिशिएंट है आप डिवाइड करें उसको किसके साथ, जो x का कोएफिशिएंट होता है वो। अभी हमने थोड़ी देर पहले इसकी डेरिवेशन भी की थी। अब आप इसको ज़रा देखें, ठीक है। अच्छा, ओमेगा, ओमेगा मतलब टाइम का कोएफिशिएंट क्या है। टाइम का कोएफिशिएंट क्या है देखें ज़रा, दैट इज़ 2π। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2π अपॉन k। k किसको हम बोलेंगे, k आपका x का कोएफिशिएंट जो भी होता है, x का कोएफिशिएंट कितना है, 2 है ना, तो 2 और 2 आपस में कैंसिल होंगे, इट वुड बी पाई मीटर पर सेकेंड, या हम इसकी बात करेंगे 3.142 मीटर पर सेकेंड। जो लीनियर स्पीड ऑफ द वेव है वो आपको इस तरह से मिलेगी। अच्छा, नंबर 3, तीसरी क्या बात आपसे की गई, व्हाट वुड बी द फ्रीक्वेंसी। अच्छा, कौन सी लीनियर फ्रीक्वेंसी जो हर्ट्ज में होती है वो, उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए ज़रा, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf ऐसे होता है ना, बड़ी सिंपल सी बात है। देन फ्रीक्वेंसी वुड बी इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2π। आप यूँ लिखें 2π मल्टीप्लाई इधर ले आए अपॉन ओमेगा। अब ओमेगा क्या है, टाइम का कोएफिशिएंट ओमेगा होता है, टाइम का कोएफिशिएंट ओमेगा होता है। ओमेगा कितना है, 2π है। अच्छा, अपॉन में 2π वही है आपका, ये 2π कैंसिल होंगे, यू विल हैव 1। इसका मतलब ये कि फ्रीक्वेंसी इसकी 1 हर्ट्ज है। अगर फ्रीक्वेंसी 1 है तो टाइम पीरियड क्या होगा, हालांकि मैंने टाइम पीरियड यहाँ पे पूछा नहीं है। अगर टाइम पीरियड पूछता तो हम कैसे लिखते, फिर हम उसको रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड, वो हम लिख सकते थे। ओके, एक और चीज़ आपको यहाँ से पूछी गई है वो ये कि व्हाट वुड बी द इनिशियल फेज। इसका इनिशियल फेज कितना है, देखिए ज़रा इधर, जो जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव होती है ना, उसमें ये जो भी आपको एंगल डिफाइन होगी, इस एंगल का जनरल हम नाम यहाँ पे लेंगे, दैट वुड बी द इनिशियल फेज। ये इसका बनता है इनिशियल फेज। इनिशियल फेज हम यही लेंगे कि ओरिजिन से पहले, ओरिजिन के बाद क्या एंगल है जो यहाँ पे सबटेंडेड है ना। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन को देखो ज़रा। अच्छा, ओमेगा इंटू टी माइनस के बाद एंगल जो होती है ना, ये इनिशियल फेज कहलाती है, ये वाली। तो यूँ आप कह सकते हैं इनिशियल जो फेज आपको यहाँ पे गिवन है ना, दैट वुड बी π/6 रेडियन। इट मीन्स कि इनिशियल फेज आपको यहाँ से मिल गया। तो दैट्स ऑल अबाउट, ये है एक सिंपल सी कहानी प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की। तो आज के इस पोर्शन में हमने प्लेन प्रोग्रेसिव वेव जो भी हैं उनकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखी, और ये भी देखना चाह कि इस एक्सप्रेशन में जो पैरामीटर्स ऑफ द वेव है ना, वो हम किस तरह से लेंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। जो अगला सेक्शन है, उस सेक्शन में हम इनके आपस में प्रिंसिपल होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होते हैं, वो भी हम डिस्कस करते हैं। थैंक यू वेरी मच।